गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर सीता कुमारी चौबे, मनोविज्ञान विभाग, मारवाड़ी कॉलेज, रांची। बच्चों, पिछले क्लास में मैंने आपको थेरेपी के बारे में बताया था कि चिकित्सीय उपागम क्या होता है। ये चिकित्सा के बारे में मैं बताया था कि मनोवैज्ञानिक चिकित्सा क्या होता है, इसके बारे में मैंने बताया था। आज मैं उसको पुनः आपको फिर से मैं बता देती हूँ कि इसे मानसिक चिकित्सा किसे कहते हैं, उसकी क्या प्रक्रिया होती है। तो आप देख लें कि मानसिक रूप से जो अस्वस्थ व्यक्ति होते हैं, अस्वस्थ एवं सामयिक रूप से विक्षुब्ध व्यक्तियों की मनोवैज्ञानिक विधियों से उपचार किया जाना ही मनोचिकित्सा कहलाता है। किसे कहते हैं? मानसिक रूप से जो व्यक्ति अस्वस्थ होते हैं और सामयिक रूप से जो व्यक्ति विक्षुब्ध होते हैं, उनको वैज्ञानिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से जो उपचार किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मनोचिकित्सा कहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में साइकोथेरेपी कहते हैं। ठीक है। सचमुच में मनोचिकित्सा कम से कम दो व्यक्तियों के बीच एक ऐसा ऐच्छिक संबंध होता है जिसमें से एक को अपनी मानसिक अस्वस्थता के कारण उपचार की ज़रूरत होती है और दूसरा अपने विशेष पेशेवर प्रशिक्षण के कारण मानसिक अस्वस्थता का उपचार करने के लिए अपने आप को सक्षम पाता है। मतलब कि ये जो मानसिक चिकित्सा होता है, इसमें चिकित्सीय उपागम क्या होता है, मतलब कि साइकोथेरेपी क्या होता है कि इसमें दो व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति वो होता है जो मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है, मतलब बीमार होता है, जिसका उपचार करना होता है, और दूसरा वो व्यक्ति होता है जो इस मानसिक चिकित्सा का उपचार करने में सक्षम होता है। वो पेशेवर लोग, मतलब ट्रेंड होते हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग उनको दिया गया हुआ होता है। वे लोग सक्षम होते हैं इनके उपचार को करने के लिए, है ना। तो अब देखते हैं कि पहले को सेवार्थी में जो ये मानसिक बीमार होते हैं, उनको ये क्लाइंट, तथा इनको सेवार्थी भी कहते हैं या क्लाइंट भी कहते हैं, तथा दूसरे को चिकित्सक कहा जाता है ना। मनोचिकित्सा में क्लाइंट अपनी समस्याओं के बारे में खुलकर चिकित्सक को बतलाता है। चिकित्सक इस बात की पूरी कोशिश करता है कि क्लाइंट के अनुकूली व्यवहार, मैलाडेप्टिव बिहेवियर को परिवर्तित कर दिया जाए, उसके व्यक्तिगत व्यथा को कम से कम कर दिया जाए, ताकि वह अपने दिन प्रतिदिन की जिंदगी में उत्तम समायोजन एवं अनुकूलन स्थापित कर सके। मनोचिकित्सा में जब एक चिकित्सक तथा सिर्फ एक क्लाइंट होता है तो इसे वैयक्तिक मनोचिकित्सा कहा जाता है, और जब एक से अधिक क्लाइंट होते हैं तो उसे सामूहिक मनोचिकित्सा कहा जाता है, मनोचिकित्सा कहा जाता है। देखिए, पहले जब कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है या मानसिक रूप से बीमार होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जब वो डॉक्टर के पास जाता है, यानी कि मनोचिकित्सा के पास जाता है, तो जो बीमार है उसे हम लोग क्लाइंट कहते हैं, क्लाइंट या सेवार्थी कहते हैं, और जो उपचार करता है उसको हम लोग चिकित्सक कहते हैं या थेरेपिस्ट कहते हैं, है ना। तो मनोचिकित्सा में क्लाइंट अपना क्या होता है? क्लाइंट अपने चिकित्सक से खुलकर सभी बातों को कहता है और उसे बतलाता है, और चिकित्सक इस बात का पूरा कोशिश करता है कि क्लाइंट का जो भी मतलब उसका अनुकूलित व्यवहार है, मैलाडेप्टिव बिहेवियर है, जो कि अपने समाज के साथ, परिवार के साथ उसका संबंध अच्छा नहीं है, उसको किसी भी तरह से उसको परिवर्तित कर दिया जाए, मतलब उसके व्यवहार को बदल दिया जाए, और उसका जो दुख है या तकलीफ़ है या जो मानसिक परेशानी है उसको कम कर दिया जाए, ताकि वो अपने दिन प्रतिदिन का जो ज़िंदगी है, दिन प्रतिदिन का जो समायोजन है, उसमें वो अच्छी तरह से स्थापित हो सके। देखिए, जब सिर्फ एक चिकित्सक और एक क्लाइंट जब दो आपस में मिल कर के बात करते हैं या दो आपस में मिल कर के अपनी समस्या का समाधान करते हैं या करना चाहते हैं, तो इसे हम लोग व्यक्तिगत मनोचिकित्सा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इंडिविजुअल साइकोथेरेपी, है ना, कि दो ही व्यक्ति हैं और जब एक से अधिक क्लाइंट हो जाते हैं और वो मनोचिकित्सा से बात करते हैं, अपने समस्या के बारे में समझाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? हम लोग ग्रुप साइकोथेरेपी कहते हैं, है ना। अब इसे क्या कहते हैं? ग्रुप साइकोथेरेपी। एक
एक व्यक्ति एक चिकित्सक से जब बात करके व्यक्तिगत रूप से अपनी समस्या को समझाता है तो उसे हम लोग इंडिविजुअल थेरेपी कहते हैं। और जब एक से अधिक क्लाइंट्स होने लगते हैं तो उसको हम लोग ग्रुप थेरेपी कहते हैं, है ना, ग्रुप साइकोथेरेपी कहते हैं। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है, मनोचिकित्सा के कई प्रकार एवं प्रारूप हैं। इन सभी प्रारूपों में निम्नलिखित विशेषताएं सामान्य रूप से पाई जाती हैं। ये कुछ विशेषताएं ऐसी होती हैं जो इस सभी में पाई जाती हैं, है ना, सामान्य रूप से पाई जाती हैं। पहला है, मनोचिकित्सा के विभिन्न सिद्धांतों के पीछे कुछ क्रमबद्ध नियम होते हैं। क्या होते हैं? कुछ सिस्टमेटिक प्रिंसिपल्स होते हैं। इसको हम लोग देखते हैं, है ना। जिस व्यक्ति को मनोचिकित्सा के अब देखिए, दूसरा है, जिस व्यक्ति को मनोचिकित्सा के क्षेत्र में औपचारिक रूप से प्रशिक्षण प्राप्त होता है वह मनोचिकित्सक की भूमिका निभाता है। अप्रशिक्षित व्यक्ति मनोचिकित्सा की भूमिका नहीं करते हैं। पहले क्या है, फर्स्ट में है कि देखिए, मनोचिकित्सा का कुछ सिद्धांत ऐसा होता है कि जिसके पीछे कुछ क्रमबद्ध नियम होते हैं, जो सिस्टमेटिक नियम होते हैं। ये मतलब कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, है ना। और दूसरा, इसका सामान्य रूप क्या होता है कि जो भी चिकित्सा करते हैं के क्षेत्र में, मनोचिकित्सा के क्षेत्र में जो भी व्यक्ति मनोचिकित्सक होते हैं, मतलब साइकोथेरेपिस्ट होते हैं, वो एक फॉर्मल नहीं होते हैं, वो उन्हें एक ट्रेनिंग दिया हुआ रहता है। वो ट्रेंड व्यक्ति होते हैं और अनट्रेंड व्यक्ति उस क्षेत्र में नहीं जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब कोई अनट्रेंड व्यक्ति किसी भी मानसिक रोगी का इलाज करने जाता है तो हो सकता है कि वो मानसिक रोगी उसके ऊपर अटैक भी कर दे या किसी तरह से बदतमीज़ी करे या आक्रामक हो जाए। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं। इसीलिए ट्रेंड टीचर को ही भेजा जाता है, ट्रेंड चिकित्सक को ही भेजा जाता है और उनको अपने ट्रेनिंग में इस बात को समझाया जाता है कि वो मानसिक रोगी कुछ भी कर सकता है, इसीलिए वो अपनी सतर्कता को बरतें, है ना। इसी के कारण उन्हें ट्रेंड किया जाता है। ये ट्रेनिंग कुछ समय के लिए उनको दिया जाता है। अब देखिए, तीसरा है, मनोचिकित्सीय परिस्थिति। एक ऐसा संबंध होता है जिसमें कम से कम एक चिकित्सक तथा एक क्लाइंट या रोगी होता है तथा उसके सांवेगिक समस्याओं का समाधान मनोचिकित्सा द्वारा होता है। अब देखिए, इनका मनोचिकित्सीय परिस्थिति में क्या होता है, एक ऐसा संबंध हो जाता है इसमें कम से कम एक चिकित्सक और एक क्लाइंट जो रोगी होते हैं, उनके सांवेगिक मतलब इमोशन से उनका इमोशन उस चिकित्सक के प्रति जुड़ जाता है और अपने उस इमोशन के बारे में सभी बातें उस चिकित्सक को बताते हैं और चिकित्सक उसका समाधान बताता है। ये एक इमोशनल रिलेशन उनके साथ बन जाता है। और चौथा होता है, मनोचिकित्सा में चिकित्सा तथा क्लाइंट के बीच में विशेष ढंग से अंतःक्रिया होती है ना। विशेष ढंग से उनका एक अंतःक्रिया होता है जिससे मनोचिकित्सीय संबंध मजबूत होता है। सचमुच में ऐसा संबंध गत्यात्मक मतलब कि डायनेमिक, अंतर्वैयक्तिक इंटरपर्सनल तथा गोपनीय कॉन्फिडेंशियल प्रकृति का होता है। देखिए, हमने शुरू में ही बताया आपको कि पेशेंट, क्लाइंट और ये थेरेपिस्ट, इन दोनों के बीच एक ऐसा संबंध होता है कि वो सिर्फ इन्हीं दोनों के बीच ही किसी भी तरह की बातें रहती हैं। मतलब कि उनका एक संबंध काफ़ी मजबूत होता है। एक संवेगात्मक संबंध या पेशेवर संबंध, दोनों काफ़ी मजबूत होता है। इसमें क्या होता है कि उनकी कोई भी ऐसी बातें होती हैं जो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होती है, गोपनीय होती है और उन दोनों के बीच एक इंटरपर्सनल रिलेशन स्थापित हो जाता है ना। इंटरपर्सनल रिलेशन का मतलब होता है कि जो दोनों व्यक्ति आपस में एक दूसरे की बातों को समझते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, इसे ही बोलते हैं हम लोग अंतर्वैयक्तिक संबंध, है ना। तो जब उसको ये समझ में आने लगता है, रोगी को ये विश्वास हो जाता है कि ये व्यक्ति अच्छे हैं या इन पर विश्वास किया जा सकता है, तो वो अपना गोपनीय से गोपनीय बातों को भी उनके साथ शेयर करता है और अपनी समस्या का समाधान उनके साथ करता है ना। तो अब हम ये देखते हैं, ये हमने अभी देखा कि इसका क्या प्रारूप होता है, क्या लक्षण होता है। पिछले क्लास में भी मैंने आपको ये सभी बातें बताई थी कि ये मनोचिकित्सा का क्या रूप है, क्या प्रारूप होता है ना, और किस तरह से ये होता है।
और आज भी मैं इस क्लास में भी मैं आपको इस बात मैं ये बात बता दे रही हूँ, है ना। अब हम देखेंगे कि मनोचिकित्सा के लक्ष्य क्या हैं, माने आखिर मनोचिकित्सा क्यों किया जाता है, ये थेरेपी आखिर क्यों किया जाता है, इसका आखिर लक्ष्य क्या होता है, इसे मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगी। गोल ऑफ साइकोथेरेपी। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक। अगले क्लास में मैं आपको गोल ऑफ साइकोथेरेपी बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।